क्या कहूँ मुखिया जी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है, वो एक एक पाई मैं उनको दे दूं। गांव में सोमनाथ और रघु नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय रघु घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी सुनीता से पूछता है। सुनीता, अरे सोमनाथ कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया। न कोई काम करता है न कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारा गर्दी करता रहता है। यह सुनकर रघु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल रघु अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो, आज उस नालायक को तो बताता हूं मैं। बड़ा आया आवारागर्दी करने वाला। रघु गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई सोमनाथ का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू? पूरे दिन गांव की गलियों में घूमता रहता है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? कभी कमाने के बारे में भी सोच लिया करो। आखिर मैं अकेला कब तक घर का खर्च उठाऊंगा? भैया वो काम की तलाश में गया था। चुप कर बड़ा आया। काम की तलाश में गया था? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। यह घर कोई होटल नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? यह कहकर रघु गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से सोमनाथ अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने आज खाना तक नहीं मांगा। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। यह सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? इतना खर्चा तुम अकेले कैसे उठाओगे? अरे सीधा सीधा बोलो सुनीता, कहना क्या चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी भी बीवी आएगी और वह भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? यह सुनकर रघु एकदम चौंक गया और गहरी सोच में पड़ गया। अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए सुनीता? करना क्या है, उसे साफ कह दो। या तो काम करके घर का खर्चा उठाए वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। रघु तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई सोमनाथ, मैं क्या कह रहा हूं कि पिताजी ने यह घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है? देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो। सोमनाथ का मन अंदर ही अंदर उदास हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। सोमनाथ अपनी आंखों में आंसू लिए गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है सोमनाथ, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? कोई परेशानी है क्या? क्या कहूँ मुखिया जी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है, वो एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका, आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहां से चुकाऊंगा? इसीलिए छोड़ दिया घर, चला आया। सब कुछ पीछे छोड़कर सब पीछे छोड़ दिया मैंने। सोमनाथ का चेहरा एकदम उदास था
अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस बस बेटा, कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कर। सोमनाथ गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। मुखिया जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सोमनाथ अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। सोमनाथ रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। हाँ, अब बताओ सोमनाथ, आगे क्या करोगे? कुछ सोचा है तुमने? मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेचो, ये बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियां अच्छे दामों में बिकती हैं और कमाई भी बढ़िया हो जाती है। सोमनाथ को मुखिया की सलाह पसंद आई। अगले ही दिन सोमनाथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा। कुछ ही समय में उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। तुम मजदूर के मजदूर ही बने रहे और तुम्हारा छोटा भाई लकड़ियां बेच बेच कर अब धनवान बन रहा है। सुनने में तो मेरे भी आया है भाग्यवान कि लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही खरा मुनाफा हो रहा है। हाँ, तो फिर तुम भी जंगल जाकर लकड़ियां काटो और गांव में बेचो, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। रघु ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाँ, यह पेड़ की लकड़ियां बड़ी मजबूत लग रही हैं। वृक्ष भी काफी पुराना है। ठीक है, बस यही काट कर बेचूंगा, बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। जैसे ही रघु कुल्हाड़ी उठाता है, उसकी नजर झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे वो क्या है? लग रहा है कोई सोने की चीज है। वो दौड़कर झाड़ियों की ओर गया और देखा एक सुनहरा चमकदार अंडा वहां पड़ा हुआ था जो सोने की तरह चमक रहा था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तूने तो पहले ही दिन मेरा भाग्य बदल दिया। सोने का अंडा अगर पहले पता होता तो मैं तो कभी मजदूरी ही ना करता। तभी एक भारी सी आवाज रघु के कानों में गूंजी। इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले, इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अचानक पीछे से आई आवाज से आदित्य चौंक गया और पीछे पलटा। इस अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह तेरा भाग्य बदलेगा। हाँ हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं अपनाऊंगा। यह अंडा भी मेरा हो गया और जो कुछ भी इसके साथ है वह भी मेरा है। इतना कहकर रघु जल्दी जल्दी घर लौट गया। अरे, ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है और ये पूरा सोने का है। कहाँ से मिला? जंगल में और कहां। और सुनो, एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि इस अंडे के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह अंडा हमारा भाग्य बदल देगा। अजी छोड़िए उन साधुओं की बातों को, जरा सोचो इस अंडे को कितने अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, पूरा खेत खरीद सकते हैं। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी बस साधु पहेलियों में बातें कर रहा था। जो मिलेगा अपना होगा। अरे जब सोने का अंडा ही मिल गया है, बस अंडे का मिलना ही तो मेरे भाग्य का बदलना है। रघु की आंखों में चमक आ गई। एक काम करता हूं भाग्यवान, कल सुबह ही जयपुर जाकर इसे अच्छे सुनार को बेच आता हूं। रात को रघु अपनी पत्नी सुनीता के साथ सो गया। अरे ओ सुनीता, मेरी प्यारी सुनीता, उठो उठो, मैं जयपुर की ओर जा रहा हूं। सुनीता उठकर बैठ गई। रघु जैसे ही सोने के अंडे को उठाने ही वाला था कि अंडा अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते फट गया। अंडे के अंदर का दृश्य देखकर रघु और सुनीता दोनों स्तब्ध रह गए। अरे, इसके अंदर तो मैना पक्षी है और यह तो घायल लग रही है, बहुत ही बीमार है। मैना पक्षी धीरे धीरे आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी।
अरे लेकिन भाग्यवान साधु महाराज ने तो कहा था कि अंडे के अंदर जो कुछ भी होगा उसे अपनाना होगा, लेकिन यह तो बहुत ही घायल और एक बीमार मैना है। अगर इसे घर में रखेंगे तो फालतू में गंदगी करेगी और हो सकता है बीमारी भी फैला दे। बताओ तुम क्या कहती हो? तुम सही कह रहे हो। तो फिर इसका क्या करें? इसे फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे फेंकते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, इसे सोमनाथ को दे देते हैं। सोमनाथ जैसा मूर्ख ही इसे पाल सकता है। हमें तो बस सोने के अंडे से मतलब है। ऐसे में चिड़िया भी सुरक्षित, अंडा भी हमारे पास और बेचकर मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। ये हुई ना असली मर्दों वाली बात। रघु मैना पक्षी को उठाकर सीधा सोमनाथ की झोपड़ी की ओर चला गया। अपने बड़े भाई को देखकर सोमनाथ चौंक गया। अरे सोमनाथ सुनो, यह पक्षी मुझे घर के बाहर घायल अवस्था में मिली है। अरे राम राम, बेचारी बड़ी बीमार लग रही है। अब देखो, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसीलिए इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं। तुम्हें तो पसंद है ना ये सब। इतना कहकर रघु वहां से चला गया और सोने का अंडा लेकर जयपुर की ओर रवाना हो गया। इधर सोमनाथ ने मैना की ओर देखा। उसकी आंखें कमजोरी से खुल भी नहीं रही थीं। ओहो, बेचारी तो बहुत ही कमजोर और घायल लग रही है। मुझे इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। वैद्य जी, जरा देखिए तो सही, यह बेचारी मैना पक्षी बहुत ही बीमार और घायल है। ये लो, जड़ी बूटियां सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय इसके जख्मों पर लगा देना। चिंता मत करो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जाओ। सोमनाथ मैना को लेकर झोपड़ी लौट आया और दिन रात उसकी सेवा में लग गया। जयपुर से लौटकर रघु ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली अपनी पत्नी के सामने रख दी। अरे वाह, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। अरे मेरी प्यारी सुनीता, वो अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका है। हम माला माल हो गए। इसका मतलब मेरी सोच बिल्कुल सही थी। अब एक काम करो, इस धन से एक बड़ा खेत खरीद लो। अगले ही दिन रघु ने एक विशाल खेत खरीद लिया और खेती करने लगा। कुछ ही समय में रघु की आमदनी बढ़ने लगी। उसका घर अब सुंदर और संपन्न हो गया। इसे कहते हैं किस्मत। तुम्हारा मूर्ख भाई तो अब भी झोपड़ी में है और उस मैना पक्षी की सेवा में ही लगा है। अच्छा हुआ हमने साधु महाराज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो कह रहे थे अंडे के अंदर जो कुछ है उसे अपनाना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अरे साधु महाराज कहाँ से जाने हम कितने चालाक हैं। हाँ, अगर हम उसे अपनाते तो ना तो हमारे पास धन आता और ना ही मान आसान। हम भी सोमनाथ की तरह ही गरीब रह जाते, मैना को पालते हुए। क्यों सही कहा ना मैंने? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इधर सोमनाथ मैना पक्षी की सेवा में अपनी जान तक झोंक चुका था। मैना के जख्म अब लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बीमार सी लगती थी और उसकी कमजोरी नहीं जा रही थी। ओहो, तुम्हारे सारे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन ना जाने कौन सी बीमारी है तुम्हें जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। वैद्य जी भी कह रहे थे कि उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। क्या करे? सोमनाथ इतना ही बोल पाता है कि अचानक मैना पक्षी उसकी ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठती है। मेरी बीमारी जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी। मैना के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सोमनाथ चौंक गया। डर से वह पीछे हट गया और उसे घबराकर देखने लगा। डरने की जरूरत नहीं है सोमनाथ, कम से कम तुम तो मत डरो। इस संसार में केवल तुम ही हो जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, जबकि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला? क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे भाई के दिन अचानक कैसे बदल गए? वो जो एक मामूली मजदूर था, आज उसके पास खेत है, धन है, मान सम्मान है। हाँ, लेकिन भैया शुरू से मेहनती थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई व्यापार किया हो और मुनाफा हो गया हो।
नहीं, तुम्हारे भाई को जंगल में एक सोने का अंडा मिला था। उसी अंडे से मैं निकली थी, घायल और बीमार अवस्था में, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया, तुम्हें सौंप दिया और स्वयं सोने का अंडा बेचकर राज्य में धनवान बन गया। यह सुनकर सोमनाथ गहरी सोच में डूब गया। वैसे मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो खुशी है कि जब भैया तुम्हें देकर गए थे तो तुम बहुत बीमार थी, बोल भी नहीं सकती थी। देखो, अब तुम्हारे सारे जख्म भी भर चुके हैं। बस तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरे शरीर में जो भीतरी कमजोरी है वो केवल जंगल में स्थित काली गुफा के अंदर सुनहरे फल से ही ठीक हो सकती है। काली गुफा? ओ, लेकिन वहां तो राक्षस है, और जो भी वहां गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। राक्षस वहां हर आने वाले से एक सवाल पूछता है और कोई भी उसका उत्तर आज तक दे ही नहीं पाया। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जीवन अब उसी फल पर निर्भर है। अगर वो फल मुझे नहीं मिला तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैना एकदम भावुक हो गई। अरे अरे, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर काली गुफा का फल तुम्हारा इलाज है तो कोई बात नहीं, मैं वो लेकर आऊंगा। हाँ, चिंता मत करो। लेकिन वहां तुम्हारी जान को खतरा है। अरे, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, है ना? मैं काली गुफा का फल लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सोमनाथ झोपड़ी से बाहर निकल गया। सोमनाथ गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि सामने से गांव का मुखिया मिलता है। अरे सोमनाथ, कहाँ भाई? इस समय कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, वो मैं काली गुफा का फल लेने जा रहा हूं। मैना ने बताया कि उसका इलाज काली गुफा के फल में है। सोमनाथ की बात सुनकर मुखिया चौंक गया और बोला, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो सोमनाथ? ना जाने वो मैना है भी या नहीं, कोई जादुई चिड़िया भी तो हो सकती है, और तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? मेरा मन कहता है मुखिया जी कि वो सच कह रही है। ए पागल मत बनो। तुम्हारा बड़ा भाई रघु समझदार था, उसने जानबूझकर उस मुसीबत को तुम पर टाल दिया और खुद धन बटोरता गया, और तुम यह मैना वैना को पालने में लगे हुए हो। अरे भाई, काम धाम करके आगे बढ़ो। सोमनाथ ने मुखिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अरे जाओ भाई, जाओ, अपने भाई को रोको। वो काली गुफा की ओर जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, खतरा। मुखिया जी, अब तो आपको सारी घटना समझ में आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना। अब आपसे क्या ही छुपाना। अंडे के अंदर वही मैना थी जो मैंने उस सोमनाथ को दे दी। अब वह उसका पालन पोषण कर रहा है। मुझे क्या करना है? उसे तो उसी समय उस मैना को बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन वह तो सेवा करने बैठ गया। अब तो हद हो गई है मुखिया जी। काली गुफा का फल लेने चला गया। इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे कैसे भाई हो तुम? अरे तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मुखिया जी, रात बहुत हो गई है, आप भी अपने घर जाइए, सोइए और हमको भी चैन से सोने दीजिए। सोमनाथ अब मेरा भाई नहीं रहा। मैं एक धनवान आदमी हूं और मैं गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते, जाइए। मुखिया गुस्से से दमदमाता हुआ वहां से चला गया। सोमनाथ काली गुफा की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रास्ते में वही साधु मिल गया जो पहले रघु से मिला था। रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? सोमनाथ ने साधु को देखकर सारा हाल सुना दिया। तो अब समझ में आया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है काली गुफा में राक्षस वास करता है? हाँ साधु महाराज, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं बस किसी भी तरह से मैना की जान बचाना चाहता हूँ। क्यों? एक साधारण पक्षी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? इंसानियत के नाते साधु महाराज, वो भले ही एक साधारण सा पक्षी है, पर उसकी भी कुछ भावना है, उसमें भी जान बसती है। हमारा फर्ज बनता है
किसी की भी मदद करने की, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई पक्षी। बहुत अच्छी बात कही तुमने बेटा। भगवान तुम्हें जरूर सफलता देगा। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। फिर सोमनाथ काली गुफा के पास पहुंचा। तभी वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इस काली गुफा का फल लेने आए हो? अगर ऐसी बात है तो पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पूछो। पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। सोमनाथ ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज गूंजी, लोग अपने लाभ के लिए फल लेते हैं। तू पहला इंसान है जो एक पक्षी की जान बचाने अपनी जान दांव पर लगा कर आया है। तुझसे कोई प्रश्न नहीं, जितना फल ले जाना है ले जाओ। सोमनाथ गुफा के अंदर गया तो उसने देखा वहां बहुत सारे सुनहरे फल रखे हुए थे। उसने एक फल उठा लिया और अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गया। झोपड़ी में मैना पक्षी अब भी उदास बैठी थी। सोमनाथ को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। तभी वहां मुखिया आ गया और बोला, अरे वाह वाह सोमनाथ, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लगता है कि तुम फल लाने में सफल रहे, है ना? हाँ मुखिया जी, मैं फल ले आया। तभी रघु और सुनीता वहां पहुंच गए। अरे ये क्या, मैं तो ये सोचकर आया था कि अब तेरी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तू तो जिंदा वापस आ गया। सोमनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो फल को मैना के आगे रखता है। हाँ, अब लो मैना, पहले तुम फल खा लो। मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। खा लो, आराम से खा लो। मैना ने जैसे ही फल खाया, वो रंग बिरंगे प्रकाश में लिपट गई और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर मुखिया रघु और सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, तुम तो मतलब राजकुमारी जुलेखा हो ना? तभी अचानक रंग बिरंगे प्रकाश में वही साधु प्रकट हुआ। मैंने तुझसे कहा था, अंडे के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसे भी अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन मैना पक्षी तेरी किस्मत में थी ही नहीं। तूने उसे अपने हाथों से अपने छोटे भाई को सौंप दिया। साधु महाराज, आखिरकार यह सब क्या माजरा है? मैं बताती हूँ। मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मैंने एक कबूतरी को मार दिया। यही साधु महाराज यह सब देख रहे थे। क्रोधित होकर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक घायल मैना में बदल जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने फिर कहना शुरू किया। जब मैंने क्षमा मांगी तो इन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे निस्वार्थ रूप से अपनाएगा, मेरी सेवा करेगा और काली गुफा का फल लाकर मुझे खिलाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इसीलिए मैंने रघु को चेताया था, लेकिन उसने धन चुना और तूने सेवा। मेरे पिता बहुत प्रसन्न होंगे। मेरा कोई भाई नहीं है जो मेरे राज्य को संभाल सके, और मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम ही इस राज्य के भावी राजा होंगे। सोमनाथ मुस्कुराने लगा और रघु और सुनीता सिर झुकाकर वहीं खड़े रह गए। राजकुमारी जुलेखा सोमनाथ को महल में ले गई और विवाह कर लिया। सोमनाथ अब पूरे राज्य का राजा बन गया। वर्षों बीत गए। रघु एक साधारण सा मालिक ही था, लेकिन हर शाम बैठकर एक ही प्रश्न खुद से करता था। अरे क्या करूं अब मैं? क्या मैंने सच में अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से उस भिखारी सोमनाथ को दे दिया था? जीवन में कभी कभी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। रघु ने सोने को चुना और सोमनाथ ने सेवा को। धन से आदमी अमीर हो सकता है, पर इंसानियत से वही इंसान राजा बनता है।